हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन से आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं ईयर वाइज और विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। और लगातार मैं 2000 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके साथ में बनी हुई हूँ। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले बीच की कड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला या प्रतिपुष्टि। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं, मीडियम कहते हैं। और ये संदेश को जिस माध्यम से स्रोत तक पहुंचाया जाता है, जो श्रोता होता है वहां तक पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम संचार माध्यम कहते हैं। तो माध्यम क्या है? माध्यम से कम्युनिकेशन का वो कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे टीवी, रेडियो, लिखित पत्र या आपसे सीधे भेंट वार्ता करें, वो सब क्या हमारे चैनल के थ्रू आता है। कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए, कब करना चाहिए? प्राथमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से और माध्यमिक स्तर से और उच्च माध्यमिक स्तर से। तो बालकों के लिए जो आपकी गृह विज्ञान शिक्षा है, इसका प्रयोग कब करना चाहिए? ये प्राथमिक स्तर से करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। जो हमारा गृह विज्ञान है वह क्या है कि वह आपका एक ऐसा विषय है जो सामाजिक, मानवीय मूल्यों, नैतिक, सृजनात्मक, आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों का विकास करता है। इस मूल्यों का आदर परिवार, समाज, समुदाय तथा देश के राष्ट्र में सभी जगह किया जाता है। इसलिए बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक स्तर से करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है हमारा, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ? प्रसार शिक्षा शब्द का यूएसए में, यूके में, कनाडा में या फ्रांस में? तो यूके में प्रसार शिक्षा नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ? 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। और जो ये संसार के ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में किया गया। यह एक नई शैक्षणिक खोज थी जिसका उद्देश्य विद्यालयों की शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुंचाना था जहां वे रहते हैं और कार्यरत हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई। नेक्स्ट है, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य से भरना है। यह किसने कहा है? मतलब किसका कथन है? ये ए.एच. रट का है, रहीना बेगम का है, श्री लक्ष्मी का है या सुमति मुदाम्बी का है? तो यह जो कथन है वह किसका है? ए.एच. रट का है। किसका है? ए.एच. रट के द्वारा रट ने ये कहा है। जो हमारे जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं? वातावरण को उल्लासपूर्ण बनाते हैं। और फूल से क्या होता है? मन की शांति एवं सुख, आनंद, संतोष एवं सरल हमारे मन को यह बनाता है। और मनोवैज्ञानिक रूप से भी फूल तथा हरे पेड़ पौधों को देखना क्या करता है? हमें हमारे जीवन में क्या शांति लेकर के आता है। यह परिभाषा किसकी है? ए.एच. रट की है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता? क्या चीज है जिससे कि डिजाइन में रिदम नहीं हो सकता है? अविच्छिन्न रेखा, वैषम्य, श्रेणीकरण या पुनरावृत्ति। तो जो हमारा ये पुनरावृत्ति है, इससे भी श्रेणीकरण कर सकते हैं, वो आपका डिजाइन प्राप्त कर सकते हैं। श्रेणीकरण के द्वारा भी डिजाइन प्राप्त कर सकते हैं। और आपका अविच्छिन्न रेखा मतलब कहीं पर भी इधर उधर रेखा खींचकर भी हम डिजाइन प्राप्त कर सकते हैं। और वैषम्य रेखा मतलब विषम रेखा से वैषम्य मतलब विषमता से हम कोई भी डिजाइन में रिदम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है।
लय के द्वारा डिजाइन में क्या किया जाता है, गति लाई जाती है और उससे विभिन्न तत्वों को एक प्रकार संगठित किया जाता है जिससे आंख इसकी अति सूक्ष्मता को ग्रहण कर सके। यह दृष्टि को रुचि केंद्र से दूसरी वस्तुओं पर सरकने में सहायता करती है। किसी डिजाइन में लय की प्राप्ति निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। तो मतलब ये हमारी दृष्टि को क्या करती है, मतलब एक यह हमारे ये दृष्टि को क्या एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। मतलब एक रिदम होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। अगर ये इस तरह से है तो इसमें एक रिदम है, अगर इस तरह से लाइन है तो इसमें भी एक रिदम है, अगर इस तरह से लाइन है तब भी एक रिदम है, अगर इस तरह से लाइन है तब भी एक रिदम है। ठीक है, अगर तो मतलब अलग अलग आकृतियों में भी क्या है, एक रिदम आपको एक लय देखने को मिल रही है, लेकिन वैषम्य में से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और डिजाइन में लय की प्राप्ति दो तरह से कर सकती है। एक होता है आपकी लयमयी दोहराव, दूसरा है क्रमबद्धता द्वारा लय। और लयमयी दोहराव में यह रेखा आकार अथवा रंग के नियमित अंतराल में दोहराव माध्यम से प्राप्त होती है, जिसमें ड्रेस आगे खुलने वाले भाग बटन विभिन्न तरीकों से लगाए जाते हैं। क्रमबद्धता द्वारा लय कैसे, पोशाक के अंशों के आकार के अनुसार एक नियमित क्रम द्वारा लय प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है वह क्या है। एकता का जो आभास उत्पन्न करेगा, अनुपात है, बल है, एक रूपता है और संतुलन है। तो इसमें क्या है कि इस कौन सा है जो कि क्या करेगा कि हमारे एक एकता का अभाव उत्पन्न करता है। तो वो क्या है, एक रूपता जो है, मतलब चीज़ों का एक समान से लगना, वह क्या कहलाता है, हमारे आभास को उत्पन्न कौन सा आभास, एक रूपता के मतलब एकता के आभास को उत्पन्न करता है। और यह कला ही है जो मनुष्य के जीवन की प्रेरणा देती है। मनुष्यों को का गुण स्वयं प्रकृति से प्राप्त हुआ है। कला विचारों और भावों का इस ढंग से अभिव्यक्त करती है कि वह आनंद प्रदान करे। किसी भी दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता के लिए किया जाता है तो उसे कला कहते हैं। कला शिक्षा की फेडरल काउंसिलिंग की रिपोर्ट द्वारा दी गई है, जिसमें 5 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से कला के सिद्धांत अक्सर प्रश्न में आते हैं, मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसमें है आपका अनुपात है, संतुलन है, बल है, लय है और दोहराव है। ठीक है, बल है, लय है और दोहराव है, अनुपात, संतुलन, बल, लय और दोहराव। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानायन करना कहलाता है। कि जो भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य है वह वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थायन आमुखीकरण कहलाता है। तो क्या क्या कहलाता है, वो आमुखीकरण कहलाता है। जो सामने क्या है कि फ्रंट जो होता है वही क्या हमारा है, आमुखीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण रसोई घर में उपयोग नहीं किए जाते। ओवन, टेली मशीन, ब्लेंडर, कुकिंग रेंज, बेन मैरी, पोटैटो पीलर। तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे कुकिंग जो घर में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं रसोई घर में। तो इसमें जो बेन मैरी है जो है वो, और टेली मशीन, ये 2 चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो जो बेन मैरी है उसमें क्या होता है, चीज़ों को ज़्यादा देर तक गर्म रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑप्शन नंबर सी और डी है वह हमारे किचन में जनरली यूज़ नहीं होती और सारी चीज़ें हमारे किचन में यूज़ हो रही हैं। अगला प्रश्न है, 2 काउंटर रसोई घर को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। जिसपे 2 काउंटर होते हैं उनको किस नाम से और जाना जाता है, लेमन रसोई घर, इंडिविजुअल रसोई घर, ब्रोकन रसोई घर या पुलमैन रसोई घर। तो उनको 2 काउंटर रसोई घर को किस नाम से भी जाना जाता है, पुलमैन रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे 2 दीवार वाले जो रसोई घर होते हैं में आमने सामने की दोनों समानांतर दीवारों पर रसोई घर के विभिन्न कार्य केंद्रों की व्यवस्था की जाती है। दोनों ओर दरवाजे होने के कारण बीच का भाग किसी अन्य उपभोग में ना आकर आने जाने के मार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरी दीवार में दरवाजा और सामने खिड़की रहने के कारण 2 दीवार पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। मतलब जो 2 दीवार वाला रसोई घर है उसी को इन्होंने क्या, पुलमैन रसोई घर की संज्ञा दी है। तो अब आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या समय और
संचालन अध्ययन के समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है। कागज और पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया चार्ट है, सूक्ष्म संचलन विश्लेषण, प्रक्रिया चार्ट, चक्र ग्राफ, क्रोनोसाइकिल ग्राफ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि क्या है हमारा प्रक्रिया चार्ट है, कि निम्नलिखित में से प्रक्रिया चार्ट समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है। प्रक्रिया चार्ट के लिए छवि परिणाम कच्चे माल से तैयार उत्पाद के माध्यम से एक प्रक्रिया के गठन के चरणों या कार्यों के अनुक्रम का चित्रमय प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संभावित सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, विस्तार से प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, जिसे प्रोसेस मैप भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या प्रोसेस मैप भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रक्रिया चार्ट मतलब ऑपरेशन चार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा, लंबात्मक और शरीर के बहुत पास होगा, कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा या शरीर के बहुत करीब होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह है जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा। तो जो कार्यस्थल है जब वह काउंटर के समतल होगा तभी क्या होगा, सबसे आरामदायक अवस्था होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, हिंदुओं में विवाह कितने परंपरागत स्वरूप के माने गए हैं। तो हिंदू विवाह जो है वह कितने परंपरागत समूह से माने गए हैं, वो 8 हैं। कौन से परंपरागत स्वरूप के कितने विवाह हैं, 8 विवाह हैं। उसमें से अगर आप चाहें तो 8 विवाह होते हैं और संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। विवाह का अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से परंपरागत विवाह के अंतर्गत आते हैं हिंदू विवाह में। ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, असुर